हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रेस्टीज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा की तहजीब। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहमियत रखती है। अब हम देखेंगे कि आज हम इस तहजीब के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इब्तिदा के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि इस तहजीब की क्या क्या खासियतें हैं, या ये किन चीज़ों के लिए जानी जाती है, और दूसरा, इतनी बड़ी तहजीब का खात्मा अचानक कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इब्तिदा के बारे में। इसका जो पूरा एरा बताया जाता है वो 1700 बीसी से 3300 बीसी के दरमियान का बताया जाता है। इसमें 3 पीरियड थे: अर्ली पीरियड, मैच्योर पीरियड और लेट पीरियड। मगर ओवरऑल ये एक एरा था 3300 बीसी से 1700 बीसी के दरमियान का। इसको तांबे का अहद भी कहा जाता है। यानी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ या सिंधु घाटी तहजीब के साथ साथ तांबे का अहद भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। क्योंकि इस वक्त की जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं वो सब तांबे की बनी हुई थी, उनमें ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त लोहे का जो खोज है वो नहीं हुई थी। तो इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। जिन जगहों पर ये मिली है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, और भी कई जगह हैं, वो अभी हम आपको आगे मैप में बताएंगे। और ये किस इलाके के पास है? ये सिंध नदी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में है, उसके करीब, और उसकी मुआविन नदियाँ यानी चुनाब, रावी, झेलम, इनके करीब ये दरियाफ्त की गई। तो ये मैप आप देख लीजिए एक बार। यहाँ है ये मोहनजोदड़ो, ये है हड़प्पा, ये है राखीगढ़ी। काफ़ी सारे इसके इलाके हैं जो बहुत मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये चुन्हुदाड़ो है, ये है लोथल, और यहाँ से ये इंडस रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चुनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन सब के किनारे ये तहजीब दरियाफ्त की गई। तो सबसे पहले हम इसकी खासियत देखेंगे, इसकी शहरी मंसूबाबंदी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा की तहजीब की जो शहरी मंसूबाबंदी है वो इस बात को बताती है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यानी उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी चीज़ों को मेंटेन रखने की। सबसे पहली बात, जो इनके शहर थे वो 2 हिस्सों में तकसीम थे। शहर का एक ऊंचा हिस्सा था जिसको कहा जाता था हिसार या किला। ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है ये उस वक्त के जो राजा या अमीर तबके के लोग थे उनके रहने की जगह हो। और दूसरा था निचला शहर। ये आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई पे बना हुआ है इस पिक्चर में, और ये बाकी नीचे। तो ऐसा माना जाता है कि शायद जो समाज के निचले तबके के लोग थे, या जो गरीब थे, या जो हाथ का काम करते थे, ऐसे लोग निचले शहर में रहते होंगे, और समाज के शरीफ या उमरा लोग वो यहाँ रहते होंगे। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, घरों की तामीर। घरों की तामीर बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई थी। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, हर घर 2 मंजिला थे, हर घर में रोशनी और हवा का प्रॉपर इंतज़ाम था, और सभी घरों की जो नालियाँ थी वो बाहर की तरफ निकलती थी, और घरों की छत भी थी, जीना भी था। दूसरी इम्पॉर्टेंट है कि गलियाँ। हड़प्पा की सिविलाइजेशन में हमें जितनी भी गलियाँ मिलती हैं वो सब बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई थी। जितनी भी गलियाँ हैं वो सब सीधी थी, 90 डिग्रीज के एंगल पर थी। अगला, पानी की निकासी का निज़ाम बहुत ही बेहतरीन था। जितना पानी था वो कहीं भी जमा नहीं होता था। घर का पानी छोटी छोटी नालियों से होकर शहर के बाहर जाता था एक जगह। और दूसरा, ईंटें। यानी उस वक्त जितनी भी हमें कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे जो भी ईंटें मिली हैं वो सब पक्की मिट्टी की बनाई हुई थी। यानी वो लोग जानते थे कि पक्की मिट्टी की ईंटें जो बनाने में वो मजबूत रहेंगी घर के लिए, तो वो इस तरह की चीज़ें जानते थे। तो इससे हम ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं वो काफ़ी अक्लमंद, होशियार और समझदार थे उस सिविलाइजेशन के लोग। अब हम देखेंगे ज़राअती तकनीकें। यानी ऐसे भी निशान मिलते हैं, ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि वो ज़मीन जोतना जानते थे। दूसरा, आबपाशी के निज़ाम के भी बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। यानी वो खेतों में पानी देने के लिए सिर्फ बारिश पर ही मुनहसर नहीं थे, बल्कि वो अपनी तरफ से भी बनाए हुए तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे खेतों में पानी देने के लिए। दूसरा, एक से ज़्यादा फसलों के निशान मिले हैं कि यानी वो अपनी एक खेत के अंदर एक से ज़्यादा फसलें एक टाइम में
ग्रो करते थे, उगाते थे। ऐसा आज के ज़माने में भी होता है तो कि एक खेत में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं अपनी सहूलत के लिए और अपनी आसानी के लिए, तो उस वक्त के लोग भी ये काम किया करते थे। फसलों की कटाई के औजार भी उनके पास बरामद थे, जैसा हमें खुदाई के दरमियान दरियाफ्त हुए हैं इस तरह के औजार, जो शायद वो चीज़ों को बनाने और फसलों की कटाई हर तरीके के लिए इस्तेमाल करते होंगे। बीज निकालना, उसको खेत से काटना या उसको पीसना वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए वो इन हथियारों का या इन औजारों का इस्तेमाल करते होंगे। दूसरा, अनाज के ज़ख़ीरे के भी निशान मिले हैं, यानी वो लोग मेंटेन करके रखते थे अपनी जो ज़राअत है उसको। कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा की जगहों पे कई सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं जहाँ पर शायद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ चावल का ज़ख़ीरा किया जाता था या गेहूँ का ज़ख़ीरा किया जाता था। हड़प्पा की सिविलाइजेशन में हमें समाजी तफरीके भी देखने को मिलते हैं। एक तो बताया जाता है शहरों की तर्ज तामीर से, जैसे हमने बताया कि ऊंचा इलाका वो हिसार का था और नीचे इलाका वो निचला शहर कहा जाता, तो हो सकता है यहाँ पर जो है वो समाज के अमीर लोग या शुरफा लोग रहते होंगे और जो समाज के निचले तबके के लोग थे वो नीचे वाले इलाके में रहते होंगे। अगला है लाशों को दफन करने का तरीका। इस तरीके से हमें समाजी तफरीक के बारे में कैसे पता चलता है कि जितनी भी जगह हमें मुर्दे मिले हैं, बहुत सी जगह हमें इस तरह मुर्दे मिले हैं कि वो सिंपल दफन हुए हुए थे और बहुत सी जगह उनके साथ जेवरात, मटके या उनकी जो कब्र की जगह है वो बहुत ही अलग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी हुई है। तो हो सकता है ये भी एक तरीका हो कि जो अमीर या शुरफा दफनाए जाते हों उनके साथ कीमती साजो सामान को दफन किया जाता हो। दूसरा, वो मरने के बाद की ज़िंदगी पर भी यकीन रखते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हमें मिली हैं दफन की हुई जिनके साथ खाने का सामान, अनाज और बकरी ये दफन हुई हुई थी। तो शायद वो मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे कि वो जो मरा है इंसान, वो जब दोबारा अपनी दूसरी ज़िंदगी में दाखिल होगा तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब हम देखेंगे मोहरे, रस्मुल ख़त और मूर्तियाँ। देखिए, रस्मुल ख़त तो अभी हड़प्पा की तहज़ीब के पढ़े नहीं जा चुके हैं। मोहरे और रस्मुल ख़त दोनों ही ये बहुत ही ज़्यादा एक हमारे लिए समझ लीजिए कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर ये डिसाइफ़र हो गए तो फिर हमको और ज़्यादा पढ़ना होगा इस तहज़ीब के बारे में। और अच्छी बात ये भी है कि अगर ये डिसाइफ़र हो जाए तो हमें उस तहज़ीब के बारे में और जानने को मिलेगा। जितना अब हम कम जानते हैं उस तहज़ीब के बारे में हम और पता लगा पाएंगे। दूसरा, मूर्तियाँ मिली हैं कई, तो हो सकता है ये मूर्तियाँ घर की सजावटों के लिए इस्तेमाल होती हों या फिर हो सकता है इन मूर्तियों की पूजा की जाती हो। ये तांबे की बनी हुई मूर्ति मिली है, इसको नाचती हुई लड़की कहा जाता है यानी डांसिंग गर्ल। और दूसरा, अब एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, शायद उस वक्त इनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि जो जानवर इनके चारों तरफ खड़े हैं वो शायद इनको सजदा कर रहे हैं या फिर इनकी पूजा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इस पूरी मोहर का मतलब ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। और दूसरा, एक ये प्रीस्ट की मूर्ति मिली है जिसकी आंखें बंद हैं, वो शायद ध्यान में लगा हुआ है। तो इस तरह के कई सारे शवाहिद हमें मिलते हैं कि वो मज़हब में भी यकीन रखते थे या फिर वो कई तरह के रिचुअल्स करते थे। अब हम देखेंगे कि इस इतनी बड़ी तहजीब का खात्मा कैसे हो गया। तारीख में बहुत सारे हिसाब लगाते हैं, बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं कि शायद भुखमरी की वजह रही हो कि इतना ज़्यादा सूखा पड़ा और इतनी ज़्यादा अनाज की किल्लत हो गई कि लोग भुखमरी से मर गए, या फिर ऐसी कोई बड़ी कुदरती आफत आई हो जिसने पूरी सिविलाइजेशन का एक साथ खात्मा कर दिया। जैसे या तो बहुत बड़ा सैलाब आया हो या जलजला आया हो या कोई वॉल्केनिक eruption हुआ हो, यानी आतिशफ़शा फट गया हो कोई और इससे पूरी तहजीब का ख़त्म हो गया। तो हो सकता है उस वक्त भी सिंध नदी में सैलाब आते हों और ज़्यादा बड़े पैमाने पर आते हों। और सबसे अहम जो माना जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बताते हैं इसके तारीखदां कि शायद आर्य समाज के लोगों ने इस तहजीब के लोगों पर हमला किया, तो वो या तो यहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर चले गए या तो फिर वो आर्य के हमले की वजह से इस तहजीब का ख़त्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अंदाजे हैं जो आज भी लगाए जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको डेफिनेट हम कभी नहीं कह सकते। हमेशा इस पर कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई डिस्कवरीज होती रहती हैं, तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को डेफिनेट नहीं कह सकते। इसी के साथ आपका आज ये टॉपिक पूरा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें आपको और बेहतर कंटेंट देने में आसानी हो। थैंक यू।